हेलो सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में, जिसका नाम है मिशन एग्ज़ाम। यहाँ पर हम तैयारियाँ करते हैं आने वाले सभी एग्ज़ाम्स की, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हमसे पूछे जाएंगे। और जितने भी जो है सामान्य ज्ञान और जीके से जितने भी प्रश्न बनेंगे, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी प्रश्न बनेंगे, उनका क्रमवार और अध्यायवार अध्ययन हम इस चैनल पर कर रहे हैं। और बहुत ही शांति से, बहुत ही शालीनता से, बहुत ही निरंतरता से हम अपनी तैयारी को अपने मंजिल की तरफ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस लेखपाल जो कि क्योंकि आगे एकदम आगामी एक लेखपाल का ही एग्ज़ाम है, और ट्रिपल एससी से संबंधित सभी जो है परीक्षाओं में, जो चाहे ट्रिपल एससी का हो, चाहे जो है सिविल एग्ज़ाम्स का परीक्षा हो, सब जगह जो आप सभी लोगों को पता है कि सब जगह एनसीईआरटी आजकल मस्ट हो गई है। और एनसीईआरटी से जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं, उन सभी को हम एक जगह पर ही प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित हैं। और आप सभी बाद में बताइएगा हमको देखने के बाद वीडियो कि ये कैसा है, सेशन कैसा रहा है, ज़रूर कमेंट किया करिए। और वीडियो अगर आपको लाइक पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी किया करिए। और उसी के क्रम में हम संसद देख रहे हैं, और संसद पार्ट जो है बहुत बड़ा है, इसलिए आज उसका पार्ट 3 है। इसके पहले की क्लासेस में हमने 73 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे, लेकिन आज 74वें क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो 74वें क्वेश्चन में ये है कि यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। अर्थात धन विधेयक का निर्णय कौन करता है। तो धन विधेयक का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। प्रश्न संख्या 75 की तरफ आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्या राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, या बिना किसी राज्य की सहमति से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग में अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो ये पूछा है, तो बिना किसी राज्य की सहमति से, इसमें राज्यों का कोई भी नहीं योगदान होता है, जैसे कि क्योंकि संसद ही इस बात का निर्णय करती है कि कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियां कहाँ पे लागू होंगी, अब कहाँ पे नहीं, कोई राज्य नहीं निर्णय करेंगे। और ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 253 में है, जिसमें कि ये प्रावधान है कि संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी भी निश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति प्राप्त करता है। ठीक, आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रश्न संख्या 76 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, या फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ऐसा किसका वेतन और भत्ता है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, और वो प्रश्न हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता। ठीक है, संविधान 112(3) के तहत जो है राष्ट्रपति का वेतन है, वेतन और भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं संसद सदस्यों के वेतन भत्ते आदि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 77 की तरफ आते हैं। पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आय है, तो हम सभी को पता है कि 18 वर्ष तक है, और ये बच्चों को भी पता है।
78वां। ये तो जरूर ही पता होगा, बाकी चाहे और कुछ नहीं पता हो भाई, क्योंकि बच्चों को बड़े होने की बहुत जल्दी है और बड़े लोगों को बच्चा बनने की बहुत जल्दी होती है, जो कि वो कभी दोबारा पा नहीं सकते हैं। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। अर्थात सीधे पूछा जाता है कि परामर्शदात्री समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो परामर्शदात्री रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने गए संसद सदस्य होते हैं। जिस जोन से ये संबंधित होता है वही के संसद जो है इसके सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, 79 की तरफ देखेंगे। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, और लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, ये आप सभी लोग हमको बताएंगे कमेंट में, अगर जो भी वीडियो देखिएगा। ठीक है, 79 का लोक लेखा समिति किसको अपना जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर को, क्योंकि वह वित्तीय समिति है और साथ ही यह समिति लोकसभा की समिति है। राज्यसभा के सदस्य इसमें सहयुक्त होते हैं जिससे समिति सुदृढ़ हो जाए। 80 प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो धन संपत्ति के मामलों में राज्यसभा शक्तिहीन है। दूसरा देखेंगे, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तीसरा कथन देखेंगे, क्या पूछा है, सही नहीं है। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, ये भी सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो प्रश्न संख्या में कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, तो ये सही है, ये भी सही है। धन संपत्ति के मामलों में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये भी सही है। धन विधेयक की शुरुआत जब राज्यसभा शक्तिहीन है तो उसकी शुरुआत राज्यसभा में कैसे होगी, और हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है, तो यहाँ पर भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए जो है भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। संचित निधि से निधि निकालने हेतु संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कराना आवश्यक होता है। आइए प्रश्न संख्या 82 की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। बहुत ही जल्दबाजी में करेंगे, बहुत ही मतलब मीडियम में करेंगे, बहुत जल्दबाजी भी नहीं, बहुत तेजी भी नहीं, बहुत धीमी भी नहीं। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है इनकी नियुक्ति। भारत में संसद की लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इनमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। प्रश्न संख्या 83 आते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? तो संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कॉम्प्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। ठीक है, आइए कैसे ये प्रमुख कार्य कैसे होता है ये भी देखते हैं। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रति परीक्षण करती है। ठीक है, और लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा के स्पीकर को या लोकसभा के अध्यक्ष को। आइए प्रश्न संख्या 84 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? तो वो हो जाएंगे राज्य विधानमंडल के
निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो राज्यसभा, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा के राज्य, देखो जहाँ पर राज्य की बात आती है तो वहाँ पे निम्न सदन विधानमंडल हो जाएगा, और जब केंद्र की बात आती है तो वहाँ पर निम्न सदन लोकसभा होती है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा एक नागरिक के अधिकार से और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। आइए प्रश्न संख्या 85 की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु ही स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। प्रश्न संख्या 86 की तरफ चलते हैं। पहले देखते हैं कितना बचा है। अभी तो PDF है, 107 तक है। चलिए जल्दी जल्दी से इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा जब बड़ी क्लास हो जाती है ना, तो सामने वाला देखने में भी उसको बोरिंग लगने लगता है लेकिन हमें यहाँ पर बोरिंग और ना बोरिंग नहीं देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो वित्तीय समितियां कौन सी हैं? सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, और इस प्रकार से सभी जो हैं तीनों भारतीय संसद की वित्तीय स्थायी समिति होती है। और आते हैं प्रश्न संख्या 87 पे। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो सामाजिक अधिनियम नहीं है। एंटी डॉवरी एक्ट सामाजिक अधिनियम ही है। डॉवरी के जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम है ये। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ये भी है, ठीक है, अपने अधिकारों का संरक्षण है। प्रिवेंशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिक एक्ट, ये सब भी सामाजिक है। बस ये मीसा जो है ये कोई सामाजिक अधिनियम नहीं है। मीसा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में बना था तथा 1977 में इसे निरस्त भी कर दिया गया था। यह आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था। ये सामाजिक अधिनियम नहीं है, जबकि बाकी तीनों जो है सामाजिक अधिनियम है। प्रश्न संख्या 88 पे आते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब से लागू हुआ था, प्रवृत्त हुआ था? तो वो हो जाएगा 30 जनवरी 1990 में। मोस्टली क्या होता है ना कि 1 साल के बाद ही कोई भी, मतलब एक ट्रिक के माध्यम से अगर हम देखें तो अगर कोई चीज़ जैसे कि 1989 में इसका अधिनियम आया था तो 1 साल बाद ही मोस्टली ये होता है कि वो पारित होता है। तो आप इस प्रकार से भी वहाँ पर टिक मार सकते हो। प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय करने के लिए सही नहीं है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल विधेयक, ये अभी पहले ही ऊपर ही गया था प्रश्न, ये सही हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, ये भी सही है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ये सही है, और यही गलत हो जाएगा, और यही हमारा सही उत्तर भी हो जाएगा। तो सीधे इस पे टिक करेंगे कि ये सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं है पूछा गया है, तो आप सभी कंफ्यूज हो सकते हो। प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसमें सभापति कौन बनता है? तो वो होता है स्पीकर। प्रश्न संख्या 91। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है, तो उसके प्रति जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 94, सॉरी ये 92 वाला क्वेश्चन था क्या? इक्यानवे प्रश्न है ये। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार
प्रस्ताव उठाया जा सकता है सरकार में जब वह विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात हो रही है यहाँ पे। तो किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। और मंत्रिमंडल के सामूहिक विशेषाधिकार प्रस्ताव तब उठाया जाता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, तभी उसके खिलाफ जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। तो इसमें क्या पहले देखना कौन से कथन सही हैं। ठीक है, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ऐसा गलत है। कौन सा सही नहीं है ना, ये सही है। सभापति जो है वहाँ का उपसभापति और सभापति वहाँ के सदस्य नहीं होते हैं, भले ही वो सभापति होते हैं। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होता है। यही सही हो जाएगा और केवल बी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 93 की ओर चलते हैं। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। इसको अभी पहले ही हमने देखा था, बिना किसी राज्यों की सहमति के संसद को यह अधिकार होता है। प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही चुनना है हमें इसमें। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है, ये सही हो जाएगा। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। ये सारे सही हो जाएंगे और इस प्रकार हमारा 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। आइए 95 प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो संघीय बजट से किसका संबंध है, कटौती प्रस्ताव का। इसको हमने कल की क्लास में भी ये आया था शायद। तो निंदा प्रस्ताव के बारे में आइए जानते हैं क्या है। यहाँ पे प्रश्न उत्तर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। अब देखेंगे निंदा प्रस्ताव क्या है। तो निंदा प्रस्ताव जो है सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के सुधार के लिए लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है किसी अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और उससे पद और सत्ता के अनुरूप जो है औपचारिक बातें करने के लिए लाया जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव देखा ही हमने कि संबंध संघीय बजट से है। इसका संबंध कटौती प्रस्ताव बजट जो है पेश होने पर अनुदान की मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतीक कटौती, नीति कटौती एवं मितव्ययिता कटौती। स्थगन प्रस्ताव देखेंगे। स्थगन प्रस्ताव क्या है, किसी अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया गया। स्थगन प्रस्ताव भी कई बार आ चुका है। प्रश्न संख्या 96, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। तो उसे दोनों में से संसद के एक पटल पर रखा जाता है। ठीक है, दोनों में से इन द सेंस की या फिर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में एक भी पटल पर, किसी एक पटल पर रखा जाता है। 97वां प्रश्न देखेंगे। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। ये है 97वां प्रश्न। किस रीति से संसद पर प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। तो संसदीय समितियों के माध्यम से, क्योंकि संसदात्मक प्रणाली है भारत में। 98 प्रश्न देखेंगे। सार्वजनिक लोक लेखा समिति अपनी संख्या प्रस्तुत करती है। सार्वजनिक लोक लेखा समिति अपनी संख्या किसको, संसद में प्रस्तुत करती है। ठीक है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसके पहले हमने पढ़ा था। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से एवं 7 राज्यसभा से होते हैं। और इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार
पेशा अधिनियम को 1966 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? देखो, जहाँ पर भी पंचायत नाम लग जाए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगामी लोकसभा और लोकसभा ही याद आ रहा है, लेखपाल और लोअर पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए। पीसीएस में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं। 99 में देखेंगे कि क्या है। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1966 में अधिनियमित किया और इसके उद्देश्य में क्या नहीं है, ठीक है। उसके उद्देश्य में स्वशासन प्रदान करना, ये तो आएगा ही आएगा। पारंपरिक अधिकारों को, जबकि पंचायत विस्तार है तो पारंपरिक अधिकार भी आएंगे। स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण, ऐसा कुछ नहीं है, यही आंसर, यही नहीं आएगा नियम में। जनजातियों को शोषण से मुक्त करना, ये भी आएगा। तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा सी। 100वां देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचार करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है शीघ्र विचारण, ठीक है। शीघ्र विचार करना है इस पे। प्रश्न संख्या 101, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है अधिमानी स्थित का सिद्धांत, ठीक है। अधिमानी स्थित का सिद्धांत। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद में दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में है और इसमें संरक्षा विभेद का सिद्धांत निर्गत होता है। और इस प्रकार ये आते हैं। 102 पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें हमें, और क्या देखना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बस विचार ही करना है। और तथा व्यापार में कुछ सम्मिलित होते हैं। तो कथन है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये तो अभी हमने पढ़ा था, ये सही है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति शामिल हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरा, कोई जाने माने व्यक्ति पर्सनली उसमें नहीं होंगे, केवल एक हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 103 देखेंगे, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, परंतु उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 104, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। सही उत्तर का चयन करना है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, बिल्कुल सही है। संबंधित राज्य की सहमति से, ये भी सही है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय हित में सभी सही है यहाँ पर। 105वां देखते हैं, अभी 3 क्वेश्चन है। 105वां देखते हैं, सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। सर्वप्रथम कहाँ पर ऐसा किया गया था? तो पंजाब विधानसभा में सर्वप्रथम ऐसा था कि उसको, जब कल ही हमने पढ़ा था कि यदि कोई भी व्यक्ति लगातार 60 दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहता है तो वह संसद की सदस्यता हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और ऐसा सर्वप्रथम ये निर्णय कहाँ पर लिया गया? पंजाब विधानसभा में। और अगर ठीक है, प्रश्न संख्या 106 पे आते हैं। इसमें से इतना ही हमें जानना है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? इसको कौन नहीं जानता है भाई?
लोकसभा अध्यक्ष। इसके पहले भी ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। 107 निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। 107 का हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग। और इसी प्रकार आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। और कल होगा संसद का अंतिम सेशन। संसद जो है रनिंग टॉपिक जो चल रहा है संसद, कल उसका अंतिम सेशन होगा और उसके बाद संसद का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही कम इस वाली बुक में पॉलिटी बचेगी। इसके बाद हम पॉलिटी को वन लाइनर के तौर पर लेकर आएंगे। लूसेंट या फिर एनसीईआरटी ही लेके आएंगे। एनसीईआरटी लेके आऊँ या लूसेंट, आप सभी बताना मुझे। वैसे मैं पहले एनसीईआरटी ही लेकर आऊँगी क्योंकि एनसीईआरटी वन लाइनर है, बट पहले ये वाला एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाए तो फिर वन लाइनर लेकर के आएंगे, ठीक है। और आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और SSSC की एक नई वैकेंसी भी आ गई है ASO करके, उसके बारे में भी हम यथासंभव जानकारी आपको देते रहेंगे। और इसलिए बोल रहे हैं कि साल 2026 सरकारी नौकरियों का साल है, इसको गवाइए मत। बिल्कुल एनसीईआरटी हर परीक्षा में एनसीईआरटी द्वारा ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा सरकार ने और शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। और इसी को आप सत्य मान करके हमारे साथ भी जुड़िए, क्योंकि हम कंप्लीट एनसीईआरटी शुद्ध रूप से एनसीईआरटी पे ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा हम कहेंगे नहीं आपसे। बस इतना है कि अगर आप सभी को क्लास पसंद आई हो तो आप सभी ज़रूर से ज़रूर क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत ही उपयोगी है। और जो इसकी महत्ता को समझेगा वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करेगा, बार बार कहना नहीं है मुझे। और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।